So in today's class, we are going to study about post-Mauryan period. Okay. So let's see what happened in post-Mauryan period. Mauryan period came to its end in almost after Ashoka's rule. आप ये कह सकते हो अशोक अंतिम मौर्यन डायनेस्टी का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। हालांकि उसके बाद कुछ एक शासक और भी हुए हैं। अंतिम शासक मौर्यन डायनेस्टी का वो दशरथ हुआ करता था। बट still we can say that after Ashoka the Mauryan dynasty started declining. धीरे-धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। तो मौर्यन डायनेस्टी जब डिक्लाइन करना शुरू किया तो उसका जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था दशरथ, और उसके बाद लास्ट वाला बृहद्रथ, तो उसको मारने का श्रेय जाता है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग एक ब्राह्मण था, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, और ये कमांडर इन चीफ हुआ करता था मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक था उसका, इसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर ली। कैसे हत्या करी? कहते हैं कि वो बौद्ध, जो जितने भी मौर्य शासक थे अशोक के बाद वाले, वो ज्यादातर बौद्ध हो गए थे। तो इस वजह से भी पुष्यमित्र सुंग चूंकि हिंदू था, ब्राह्मण था, तो वो बौद्धों से नाराज था, बुद्धिज्म के अगेंस्ट था। और दूसरी बात ये है कि बौद्ध हो जाने के बाद मौर्यन डायनेस्टी के जो आगे के किंग्स हुए, वो सेना पे बहुत खर्चा नहीं करते थे, बहुत ताकत नहीं थी उनके पास। दे वो पीस लविंग किंग्स आप कह सकते हो, शांति से प्रेम करने वाले राजा हो गए थे, राज्य भी कमजोर होने लगा था। तो ऐसे में पुष्यमित्र सुंग जो कि सेनापति था, वो एक दिन राजा को कहता है चलो आपको सेना दिखाते हैं, और सेना का निरीक्षण करते समय सेना के बीचों बीच पहुंच करके उसने हत्या कर दी और थ्रोन पे कब्जा कर लिया। और उसने एक नई डायनेस्टी चलाई जिसको हम सुंग डायनेस्टी कहते हैं। अब बात आती है कि सुंग डायनेस्टी उसने चलाई और उसने मौर्य शासक की हत्या कर दी, इसके बावजूद भी जनता उसको स्वीकार कैसे कर ली? उसका बड़ा कारण ये था कि मौर्य शासक कमजोर हो चुके थे और उसी दौर में बैक्ट्रियंस का अटैक होना शुरू हुआ था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से ग्रीक्स, बैक्ट्रियंस ये अटैक कर रहे थे। तो इनके अटैक से जनता बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था कि उनका शासक ऐसा होना चाहिए जो उन्हें बचा सके, और यहाँ परेशानी ये आ जा रही थी कि इनका जो सर शासक तब हुआ तो था। मगध भी, सर उस टाइम पे तो फिर मगध उतना पावरफुल नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल पावरफुल नहीं था। इसी वजह से जनता भी चाह रही थी कि ये राजा बदले, कोई तगड़ा राजा आए जो कि हमें बाहर विदेशी हमलों से बचा सके। तो ऐसे में इस स्थिति का जो वीकनेस ऑफ मगधन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर है, उसकी कमजोरी का, बाहर से होने वाले अटैक का, जनता में फैली निराशा और जो है घृणा का, इन तीनों चीजों का फायदा उठाया पुष्यमित्र सुंग ने। कमांडर था ही तो सेना का फायदा उसको मिल ही गया। ऐसे में उसने जो है मौर्यन डायनेस्टी को खत्म करके और खुद राजा बन गया। द ग्रीक एडवांस्ड अप टू द पाटलिपुत्र एंड ऑक्यूपाइड इट फॉर सम टाइम। ये वो दौर था कि थोड़े समय के लिए ग्रीक्स जो हैं वो पाटलिपुत्र तक आ गए थे, पटना तक कब्जा कर लिया था। आप सोचो कि किसी जमाने में ग्रीक्स को जो है वो काबुल और कंधार से भी भागना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, अशोक के टाइम में। और ये दूसरा टाइम है कि उन्हीं के डायनेस्टी के अंतिम शासकों के शासन में ये जो रूलर्स थे ये आकर के पहुंच के पाटलिपुत्र तक कब्जा कर लिया। सो पुष्यमित्र सुंग सक्सीडेड इन रीगेनिंग द लॉस्ट टेरिटरी। पुष्यमित्र सुंग जो है वो बहुत ताकतवर शासक हुआ। उसका लड़का अग्निमित्र वो भी बहुत ताकतवर हुआ। तो इस तरह से ये जो शुंग डायनेस्टी के शासक थे वो बहुत ताकतवर हुए, और इन्होंने बैक्ट्रियंस को, ग्रीक्स को, यूनानियों को अपने राज्य से भगाया। ये कहानी पढ़ने के लिए कि इनकी कैसी लड़ाइयां हुई थी और पुष्यमित्र सुंग या अग्निमित्र इन सब ने कौन कौन से रोल प्ले किए, इसके लिए एक बढ़िया कहानी है, कालिदास ने लिखी है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, उसे आप पढ़िएगा कभी। उसमें मालविका और अग्निमित्र इनकी प्रेम कहानी है, लेकिन इसमें इतिहास भी बहुत मिलता है।
He fought a campaign against the Kharvela king. पुष्यमित्र सुंग खारवेल राजा से लड़ाई लड़ते हैं। ये खारवेल कौन थे? ये उड़ीसा के राजा थे, कलिंग के राजा थे, ठीक है ना। इनका एक अभिलेख मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी हाथी गुफा का अभिलेख। अब आप सोचो, एक अशोक था जिसने कि कलिंग को हराया था, और दूसरा ये खारवेल था जो कलिंग का होकर के और अशोक की राजधानी पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये अशोक का रूल नहीं था, लेकिन मौर्यन का तो था। तो कलिंग का राजा बहुत प्रतापी हो गया था। एक तरफ से पूरब से कलिंग वाले हमला किए थे, पश्चिम से जो है वो बैक्ट्रियंस हमला कर रहे थे। इस तरह से दोनों हमलों में मगध खत्म सा हो गया था। ऐसे में मगध के लिए बहुत सर तो ये अशोक मतलब अपनी डेथ से पहले कलिंग हार चुके थे? नहीं भाई, कह तो रहे हैं कि उसके बहुत बाद तक कलिंग रहा है, लेकिन जब वहां पर खारवेल नामक एक राजा हुआ, उसने जाकर के कलिंग को भी आजाद करा लिया और मगध के भी कुछ एक हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो पुष्यमित्र सुंग से उसकी लड़ाई होती है। पुष्यमित्र सुंग वॉज अ स्टांच फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था पुष्यमित्र। उसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि उसने तमाम बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया, तमाम बौद्धों की हत्या करवाई। इवन उसने ये भी कह रखा था कि हर एक बौद्ध को मारने पे हम 100 सिक्के इनाम में देंगे। ये कहानियां कितनी सत्य हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर करके बौद्ध ग्रंथों में उसे बहुत घृणित साबित करने के लिए ऐसा कहा गया होगा शायद। लेकिन जो भी हो, माना यह जाता है कि पुष्यमित्र सुंग वो जो है बहुत स्टांच फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म था, बहुत रूढ़िवादी ब्राह्मण था। उसने 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, एक ऐसा यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहां तक भी घूम लेता है वो सारे राज्य जो है राजा के अधीन माने जाते हैं। यदि उसे किसी ने पकड़ने की कोशिश करी तो उसके साथ राजा से लड़ाई करनी पड़ती है। 2 सक्सेसफुल अश्वमेध कराने का मतलब कि 2 बार उसने अपना घोड़ा छोड़ा और किसी की औकात नहीं हुई उसे पकड़ लिया। बुद्धिस्ट सोर्सेज रेफर टू हिम एज पर्सिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है उसमें उसे बौद्धों का हत्यारा कहा गया है। लेकिन हम ये खुले तौर पे नहीं कह सकते कि नहीं वो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा खिलाफत करने वाला व्यक्ति था। वो ब्राह्मण था, ये अलग बात है, लेकिन उसने बहुत सारे बौद्ध जो है गुफाओं को, बौद्ध जो विहार हुआ करते थे उनको भी पैटर्नाइज किया था। बुद्धिस्ट आर्ट को उसने बड़ा बढ़ावा दिया था। पुष्यमित्र सुंग पैटर्नाइज बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। उसके ही समय में भरहुत और सांची के जो स्तूप थे उनको और बेहतर बनाया गया। अशोक ने हालांकि बनवाया था ये सब स्तूप सबसे पहली बार, लेकिन वो फिर मिट्टी के स्तूप थे। लेकिन उसमें जो आज आप पत्थर की रेलिंग्स देखते हैं और बहुत ब्यूटिफिकेशन देखते हैं, वो सारा ब्यूटिफिकेशन पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे हुआ है। तो जब हम ये देखते हैं कि सांची के, भरहुत के बड़े बड़े जो स्तूप थे, उन स्तूपों को जो ब्यूटिफाई करवा रहा है, जो उनकी मरम्मत करवा रहा है, वो व्यक्ति बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा खिलाफत करने वाला तो नहीं हो सकता। तो एविडेंसेस से ऐसा पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग एक तरीके से रिलीजियसली टॉलरेंट व्यक्ति था। वो खुद भले ही ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो किसी धर्म की मुखालफत करता था, किसी का विरोध करता था। बट ऑफ कोर्स उस दौर में चूंकि जो बौद्ध हुआ करते थे उन्हें अक्सर करके राजकीय संरक्षण मिलता था, जो कि पुष्यमित्र ने नहीं दिया। इस बात से शायद नाराज होकर के बौद्ध रचनाकारों ने ऐसा लिखा है कि उसने बौद्धों को मरवाने और बुद्ध धर्म को खत्म करने की साजिशें और कोशिशें की। पुष्यमित्र के मरने के बाद उनका लड़का अग्निमित्र रूलर बना। इसके बाद धीरे धीरे करके अंतिम जो रूलर बना सुंग डायनेस्टी का था वो था देवभूति। देवभूति भी बहुत कमजोर शासक था, और हम जानते हैं कि जो ताकतवर शासक होता है वो तो राज्य एस्टैब्लिश करता है, लेकिन जो कमजोर होता है वो गंवा देता है। राज्य किसी की बपौती नहीं होती। जो शासक जनता में हिट नहीं हुआ वो पिट गया। वही हालत थी देवभूति की। बहुत निर्बल शासक था,
और इसका फायदा उठाया इसके मंत्री ने, वासुदेव कण्व नाम था, वो भी ब्राह्मण था, और उसने मर्डर कर दिया देवभूति का। देखो, पुष्यमित्र शुंग वो सेनापति था, उसने हत्या करी अपने राजा की, रुद्रथ की, और ठीक वही काम उसके खानदान के साथ भी हुआ। देवभूति का मंत्री, इसका सेनापति तो नहीं था लेकिन मंत्री था वासुदेव कण्व, जिसने हत्या करी और कण्व डायनेस्टी की स्थापना करी। हालांकि उसके भी बाद वासुदेव कण्व तक तो ठीक था, वो एक लौता ऐसा शासक था जो कि महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके बाद उसके जो डिसिडेंसी में आते हैं, उसके बाद वाले लोग आते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इस वजह से ये कण्व डायनेस्टी बहुत कम समय में ही खत्म हो गई, मात्र 45 सालों में। कण्व डायनेस्टी के बाद से मगध पूरी तरह से बिखर गया, मतलब मगध का साम्राज्य रह ही नहीं गया। जो अभी तक था, हिंदुस्तान पे मगध शासन करता था, मगध का शासन ही खत्म हो गया। वो इतने टुकड़ों में बट गया, दूसरे दूसरे लोग उस पर कब्जा कर लिए। जैसे कि सर ये कौन से ईयर की बात है, मतलब ये लास्ट में? ये ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात है, मतलब लगभग फर्स्ट 100, सेंचुरी। हाँ 100 के आसपास, आप 70 78 75 100 ऐसे कह सकते हो। हाँ, 100 सेंचुरी बीसी के आसपास का की घटना है, तब से लेकर के और 400 साल तक की स्थिति ऐसी बुरी बनी रही। इस दौर में मगध का डायनेस्टी खत्म हो गया था और अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूलर्स थे जिन्होंने मगध की डायनेस्टी, मगध के साम्राज्य पे कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन वो मगध उनकी राजधानी नहीं थी, इस वजह से उसको हम मगध का शासन नहीं कह सकते। जैसे जैसे सेंट्रल इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक का जो भी पार्ट था, उस पर शासन करने वाले आंध्र प्रदेश के लोग थे, जिनका डायनेस्टी है सातवाहन। तो सातवाहनों ने दक्कन और साउथ, इसके इलाकों में शासन करना शुरू किया। तो जो किसी जमाने में उज्जैनी था, जो किसी जमाने में सुवर्णगिरी था, तोशाली था, ये सारे जो इलाके आते थे मगध के कब्जे में, वो चले गए सातवाहनों के कब्जे में। और नॉर्थ वाला जो इलाका था, नॉर्थ वाले इलाके में एक नया रूलर आ गया, कुषाण। ये भी बाहर से थे, सेंट्रल एशिया से आने वाले लोग थे, ठीक है। तो कुषाणों ने शासन करना शुरू किया। उनकी एक राजधानी पेशावर में होती थी, पाकिस्तान में, और दूसरी राजधानी उन्होंने मथुरा में बना के रखी हुई थी। तो इस तरीके से शासन अब मथुरा और पेशावर से चलने लगा, मगध तो बेकार हो गया। तो नॉर्थ वाला शासन कुषाणों के अधीन चला गया, साउथ वाला शासन चला गया सातवाहनों के अधीन। तो सातवाहन और कुषाण यही मिलकर के अपना आधा आधा इंडिया बांट लिए, और मगध डायनेस्टी लगभग 400 सालों तक खत्म रही। 300-350 सालों तक तो बिल्कुल बेकार रही। फिर इसके बाद मगध डायनेस्टी दोबारा से आती है प्रभाव में, जब यहां पर गुप्त वंश का शासन आता है। अब हम लोग गुप्त वंश तक आएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा और जानकारी ले लें। सो द हिस्ट्री ऑफ मगधा वाज ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो 319-20 में स्टैब्लिश होती है। तो 300 साल इधर के और 100 साल बीसी वाले, तो टोटल 400 सालों तक मगध डायनेस्टी का कोई महत्वपूर्ण जो है वंश वहां पर शासन नहीं किया। सुंगास वर इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने गंगेटिक वैली में काफी हलचल मचाई थी और यहाँ से बैक्ट्रियंस को, यूनानियों को भगाया था, और उन्होंने ब्राह्मणिज्म को दोबारा से जीवित किया, अश्वमेध यज्ञ को दोबारा से जीवित किया। तो इस तरीके से जो शुंग थे, पुष्यमित्र खास करके, वो इम्पोर्टेंट रहा है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक दो चीजें आपको और हम बता दें। पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही दो बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुए थे। एक तो मनुस्मृति के जो लेखक थे वो थे, मतलब मनु इन्हीं के टाइम में हुए थे, इनके अच्छे खासे फ्रेंड भी थे। तो इसी वजह से आप देखो, ये खुद ब्राह्मण था, ब्राह्मणिज्म को जो है का फॉलोवर था। तो जाहिर सी बात है कि इनके जमाने में मनु, जो खुद भी एक ब्राह्मण थे और विचारक थे, ब्राह्मण विचारक थे, उन्होंने बहुत सारे जो रूल बनाए, ब्राह्मणों के हित में बनाए, जिसमें शूद्रों के लिए और उनके मतलब छुआछूत और इन सब सारी चीजों की उन्होंने बड़े सारे रूल्स दिए, प्रॉपर्टी डिवीजन और तमाम चीजों के।
वो सारा कुछ इसने स्वीकार कर लिया था। और इसके जमाने में वो मनुस्मृति इतनी फेमस हुई कि वो आगे आने वाले कई 100 वर्षों तक के लिए वो कानून बन गई, वही संविधान बन गया। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इन्हीं के दरबार में रहते थे वो थे पतंजलि, जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपना महाभाष्य लिखा था। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य, जो बहुत बड़े ग्रामरियन थे। तो इस दौर में वैष्णविज्म का बढ़ावा मिला, संस्कृत लैंग्वेज का बढ़ावा मिला। भले ही थोड़े ही समय तक के लिए सुंग जो है रूल किए, लेकिन उन्होंने गुप्तों से पहले, यानी गुप्ता एज को माना जाता है कि ये इंडिया का गोल्डन पीरियड था, तो उसके पहले गोल्डन पीरियड की आधारशिला रखने वाले वो शुंग हुआ करते। तो शुंग और कर्ण, इनके खत्म होने, कर्ण ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करी थी, शुंगों का। उसके बाद फिर इंडिया दो भागों में बढ़ जाता है, दो क्या तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है साउथ का इंडिया, दूसरा है वेस्ट का इंडिया, तीसरा है नॉर्थ का इंडिया। और तीनों पर अलग अलग लोगों ने शासन किया। दक्कन और साउथ के इलाके में शासन किया सातवाहनों ने, वेस्ट में शासन किया शकों ने, और नॉर्थ में शासन किया कुषाणों ने। तो ये शक, सातवाहन और कुषाण, ये तीनों लगभग एक ही पीरियड में शासन करते हैं। और इनका पीरियड होता है कण्व डायनेस्टी के बाद से, सुंग और कण्व डायनेस्टी के बाद से, और चलता है गुप्त डायनेस्टी के पहले तक। मतलब ये जो बीच का 400 साढ़े 400 साल का शासन रहा है, ये 4 साढ़े 400 साल ये तीन भागों में इंडिया बट करके चला है, और तीन अलग अलग जगहों पर अलग अलग डायनेस्टीज ने शासन किया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम साउथ और दक्कन की बात करते हैं। यहाँ पर सातवाहन नामक रूलर्स ने शासन किया, ये भी ब्राह्मण थे। अच्छा, ये गजब की बात देखो, ये सारे ब्राह्मण शासक आ रहे हैं, जबकि हमारे ही ग्रंथों में, ब्राह्मणिज्म के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि शासन करने का अधिकार क्षत्रियों का है। लेकिन आप देखो, शुंग हो चाहे कर्ण हो चाहे सातवाहन हो, ये सब के सब ब्राह्मण निकल रहे हैं, और इसके पहले वाले कई ठो शूद्र भी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कानून में लिखा जरूर था कि ब्राह्मण ये करेंगे, क्षत्रिय वो करेंगे, लेकिन वो कानून बहुत हद तक फॉलो नहीं होता था। ये इल्जाम लगाया जाता था हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बहुत टाइट थी, बहुत टाइट थी। कोई टाइट वाइट नहीं थी। टाइट होती तो ये सारे लोग कभी शासन करते हैं? तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूलर बन गए मौर्यास के डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद, और तब से लेकर के 450 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इन्हें आंध्र कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से थे, बिलोंग करते थे। इनका जो सबसे पहला राजा हुआ करता था वो सिमुक या सिंधुक कहते हैं उसको, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, पुराणों में सातवाहनों के इतिहास के बारे में काफी कुछ मिलता है। कुछ एक इंस्क्रिप्शन है, उन इंस्क्रिप्शन से भी काफी जानकारी मिलती है। इनकी जो राजधानी थी सातवाहनों की, सातवाहनों की राजधानी ज्यादातर नासिक रही है। ठीक है, तो नासिक और नानागढ़, ये दो जगहों पर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है। अच्छा, ये ज्यादातर अपने आप को सातकर्णी कहते थे, जो सातवाहन शासन के लोग थे। सातकर्णी, सात कान, इनके ऐसे नहीं थे सात कान, लेकिन कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा माना। तो ये सातकर्णी थे। इन्होंने कॉइन्स भी इशू किए, खास करके सातवाहनों ने, और इनका ज्यादातर इतिहास हमें इनके सिक्कों से पता चलता है। अच्छा, एक बात और खास, कि सातवाहनों ने जो सिक्के जारी किए थे वो लेड के सिक्के थे। ठीक है, कांसे के सिक्के हुआ करते थे वो, सोने चांदी इन सब चीजों के नहीं थे। लीड के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। इस डायनेस्टी की स्थापना सिमुक ने करी थी। सिमुक के बाद दूसरा शासक कृष्ण हुआ, उसने नासिक तक अपनी जो है किंगडम को बढ़ा लिया। तीसरा इसका शासक हुआ था श्री सातकर्णी, वो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। उसने मालवा और बेरार तक कब्जा कर रखा था, और उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो जो भी अश्वमेध यज्ञ करता था वो सबसे महान शासक माना जाता था, क्योंकि उसका राइवल कोई नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे राजा हुए जिनका कोई खास मतलब नहीं है। 17वां राजा इसमें हुआ हाल, सातवाहन डायनेस्टी का
17th रूलर हुआ हाल, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। एक तो श्री सातकर्णी है जो कि बहुत महान था, अश्वमेध यज्ञ किया था, एक ब्राह्मण कहा जाता था। तो और दूसरा राजा जो है वो हाल हुआ। हाल बहुत ताकतवर तो राजा नहीं हुआ, उसने केवल 5 साल तक शासन किया, तो बहुत ताकत के मामले में इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं था, लेकिन लिटरेरी जायंट था, पढ़ा लिखा बहुत था, विद्वान था। और उसने एक किताब लिखी जिसे हम कहते हैं गाथा सप्तशती या सतसई भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें 100 कहानियां हैं। ये अपने जमाने का लिटरेचर का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता था। तो ये विद्वान आदमी था, इसके दरबार में भी बड़े सारे विद्वान लोग रहा करते थे। तो हाल इसलिए फेमस है क्योंकि इसने जो है गाथा सप्तस सप्तशती लिखा। सप्त का मतलब 7 और सती का मतलब 100, यानी 700। इसमें 700 वर्सेस थे, 700 श्लोक थे, वो सब प्राकृत लैंग्वेज में थे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये लिटरेचर था अपने जमाने का। इसके बाद एक और रूलर बनता है जो सातवाहन डायनेस्टी का सबसे महान शासक बना, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये नाम याद कर लेना, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी कहते हैं। ये श्री सातकर्णी पहला वाला नहीं था, ये बाद वाला है जो हाल के बाद आता है, उसका भाई ही था। इसने 24 वर्षों तक शासन किया था, 106 से लेकर के 130 एडी तक। अब ये एडी में आ गए हम लोग। और इसका बड़ा अचीवमेंट रहा है, नासिक इंस्क्रिप्शन जो इसकी मदर का है, गौतमी बलसरी का, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन पे पूरा कब्जा कर लिया था, अपने एम्पायर को काफी एक्सपेंड किया हुआ था। उसने जो है नागपन्ना, या जिसको हम नागपन्ना रूलर कहते हैं, नहपान कहते हैं, कभी कभी कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा। तो नागपन या नहपान, NAHAPAN, नहपान के नाम से भी उसे जानते हैं, शक रूलर था, ठीक है। और इसका शासन मालवा, गुजरात, इस वाले इलाके में हुआ करता था, अपने जमाने का बड़ा खूंखार शासक था। तो उसके ऊपर भी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हमला किया और जीता था। अगर आपको इसकी कहानी को देखना हो तो इसका एक 2-2.5 घंटे का एक वीडियो भी है, साउथ इंडिया की एक फिल्म है गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप लोग प्लीज उसको देखिएगा। उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी और नहपान के बीच की लड़ाई का ही ज्यादातर जिक्र है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो शक रूलर हुआ करते थे, जो एक तरीके से सीथियन, बैक्ट्रियन, पार्थियन, ग्रीक रूलर्स के ही तरह से विदेशी थे, और गुजरात जितने विदेशी थे अक्सर करके राजस्थान गुजरात वाले इलाके से आते थे, तो ये भी उधर से आए हुए थे। तो इन्होंने आकर के जो है गुजरात वाले इलाके पे बहुत सारा कब्जा करके रखा हुआ था, और बहुत ताकतवर शासक था। इसको हराने का श्रेय जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। वो भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, बहुत सारे उसने डोनेशन हालांकि बुद्धिज्म को भी दिए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही आंध्र प्रदेश में अमरावती वगैरह के जो स्तूप थे उसके लिए दान दिया था, बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार भी बनवाए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका लड़का वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ। अच्छा, यहां आप एक चीज देख रहे होंगे कि इनके नाम के आगे जो वाशिष्ठी पुत्र, गौतमी पुत्र, ये इनकी माताओं के नाम है। अब आप यहीं से समझ लो कि देश में हमारे पैटर्न नहीं है पितृ प्रधान, लेकिन यहाँ मातृ प्रधानता चल रही है, नामों में माताओं के नाम है, ठीक है। ये भी एक तरीके से मनुस्मृति के खिलाफ है, पिता का नाम जुड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो है नॉर्थ इंडिया में दशरथ नंदन राम कहा जाता है, हालांकि कुछ लोग प्यार से कौशल्या के भी राम कहते हैं, इसमें भी बुराई कुछ नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर पिता के नाम से पुत्र जाना जाता था, माताओं का श्रेय कहीं कहीं आता है, कुछ एक के साथ तो बिल्कुल लगा हुआ है।
और साउथ इंडिया में माताओं का महत्व ज्यादा था, द्रविड़ कल्चर में माताओं का महत्व ज्यादा था हमेशा से। केरला में तो ये हालत थी कि वहां पर शादियों के बाद लड़के जाकर के लड़कियों के घर में रहते थे। तो इस तरीके से वहां पर केरला की जो प्रथा है वो मैट्रिलिनी वाली है, ठीक है, मातृ प्रधानता वाली। तो कुछ न कुछ वो असर दिखता है सातवाहनों की डायनेस्टी में। हालांकि ये गौतमी और वासिष्ठी, कई लोग इनको मानते हैं कि ये माताओं के नाम थे, इस वजह से ऐसा रखा गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, वशिष्ठ और गौतम ये सब ऋषि हुआ करते थे, तो ये गोत्र के नाम है। तो कई लोग इन्हें गोत्र का नाम देते हैं कि माता का गोत्र है। अच्छा, गोत्र का नाम होगा तो डेफिनेटली पिता का नहीं हो सकता, क्योंकि पिता अगर एक गोत्र का है तो उसका लड़का भी उसी के गोत्र का होना चाहिए। तो अगर पिता जो है वो गौतम गोत्र का है तो लड़का वशिष्ठ गोत्र का कैसे हो सकता है, वासिष्ठी पुत्र कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है कि ये गोत्र जो है वो माताओं के नाम पे चल रहे थे, इस वजह से ऐसा था। तो ये भी एक तरीके से मनुस्मृति के खिलाफ। तो जो गोत्र वाली व्यवस्था है, कभी आपसे ऐसा डिस्कशन आए और पूछा जाता है ये बोर्ड में सवाल कई बार, जिसमें आपको बताना पड़ता है, तो आप उसमें बता सकते हो कि नहीं ये प्रॉपरली फॉलो नहीं होते थे, कभी कभी होते थे, कभी नहीं भी होते थे। चलिए, इसके बाद की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तो टुडे दिस इज एनफ, थैंक यू सो मच।